वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 186 है यूपीपीएससी के लिए। देखिए, इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है हमने, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 186 तक पहुँच सकते हैं। 12 जून का एग्ज़ाम है, उससे पहले कम से कम 3 बार इन सारे टेस्ट का रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, आज 186 नंबर का टेस्ट है ये। ठीक है, 21 अप्रैल है, तो जून तक जितने भी टेस्ट होंगे, या 286 हो, 386 हो, 486 हो, सबकी 3 बार, 2 से 3 बार प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा, सिविल सर्विसेज स्टडी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और इस टेस्ट सीरीज़ की आप पेड सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके, जिसमें आपको मिलेंगे फुल टेस्ट। ठीक है, टेलीग्राम पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट नंबर 186। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह कौन देता, बताइए। देखिए, जैसे केंद्र सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देता है महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल, वैसे ही राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देता है राज्य का महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल बोलते हैं उनको। तो राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल अधिकृत होता है, और यह भारत के महान्यायवादी के समान ही राज्य का विधिक अधिकारी होता है। ठीक है, महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे, और ऐसा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के अंतर्गत लिखा है, और ये उन्हीं के जो है पश्चात पद धारण करता है। ठीक है, अक्सर सरकार बदलने पर, ठीक, सरकार बदलने पर केंद्र में महान्यायवादी बदल जाते हैं और राज्य में राज्य के महाधिवक्ता। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित राज्यों का सृजन वर्ष 1960 के बाद हुआ है सभी का। अब आपको इनको अवरोही क्रम में सजाना है, मतलब पहले से ज़्यादा बाद के क्रम में। तो सिक्किम को तो कई बार देखा होगा आपने टेस्ट सीरीज में, इसका तो पता ही होगा आपको आंसर 1975 में। ठीक है, 1975 में सिक्किम है। मेघालय है 1972 का, 21 जनवरी 1972 का। नागालैंड है 1963 का, और हरियाणा और पंजाब हैं 1966 के। तो सबसे पहले 1963 आएगा, फिर 66 आएगा, फिर आएगा 72, और सबसे अंत में आएगा 75। यानी 2 जो है सबसे एंड में होना चाहिए। कूट देख लेते हैं पहले। 2 सबसे अंत में होना चाहिए, लो 1 से कट गया तो पूरा। ठीक है, और 3 सबसे पहले होना चाहिए, यानी नागालैंड है। तो नागालैंड का गठन हुआ था वर्ष 1963 में, हरियाणा पंजाब का 1966 में, मेघालय का 1972, और सिक्किम का हुआ था 1975। लोकलेखा समिति से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट है। लोकलेखा समिति में अधिकतम 25 सदस्य होते हैं, और ये समिति जो सरकार के विनियोग और वित्त लेखकों की जांच करती है, और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की भी जांच करती है। ये लोकलेखा समिति इंपॉर्टेंट है, बनते रहते हैं इससे प्रश्न एग्जाम में। इसमें कुल मिलाकर अधिकतम 22 सदस्य होते हैं। ठीक है, तो गलत हो गया पहला वाला स्टेटमेंट। इस 22 में से 15 होते हैं लोकसभा के, और 7 होते हैं राज्यसभा के। और ये जो समिति है सरकार के विनियोग और वित्त लेखकों की जांच करती है, सही है स्टेटमेंट। और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की भी जांच करती है। तो पहले वाले को एलिमिनेट कीजिए, जहां 1 है वो नहीं होगा, क्योंकि दूसरा भी और तीसरा भी करेक्ट है, तो बी ही इसका आंसर होगा। तो भारत में लोकलेखा समिति की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा 1921 में की गई थी। ठीक है, और वर्तमान में इस समिति में कुल 22 सदस्य हैं, जिनमें से 15 हैं लोकसभा के, और 7 सदस्य होते हैं राज्यसभा के। इस समिति का कार्यकाल होता है 1 साल का, और इस समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति जो है वो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। नंबर 4 पर आ जाइए। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, बताइए। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई या 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया, कई तरह से प्रश्न बनता है। 9वीं अनुसूची क्यों पूछा, क्योंकि मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। अब यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी निम्नलिखित में से 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई और कब जोड़ी गई, ये भी याद रखिएगा। तो 2-3 तरह से, एक तो पूछने का तरीका ये हो गया, जब 9वीं अनुसूची जोड़ी गई उसमें भारत के प्रधानमंत्री कब थे, प्रधानमंत्री कौन थे। तो आपको पता हो कि 1951 में जोड़ी गई है, तब आपको प्रधानमंत्री का भी पता होगा, नेहरू जी थे उस समय। ठीक है, तो भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम जो हुआ था 1951 में, और उस समय भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। और इस अनुसूची में राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। नंबर 5 पर आ जाइए। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG, इंग्लिश में बोलते हैं इनको, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लेकिन अपने पद से कैसे हटते हैं ये, अपने पद से कौन हटाता है इनको, खुद राष्ट्रपति, संसद के दोनों सदनों के संबोधन पर, सर्वोच्च न्यायालय, या राष्ट्रपति की संतुष्टि पर सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय मतलब। देखिए,
ये हटाने वटाने में सुप्रीम कोर्ट का कोई काम नहीं है, चाहे वो सीएजी को हटाना हो या महान्यायवादी को हटाना हो या यूपीएससी के चेयरमैन को हटाना हो, तो सबसे पहले एलिमिनेट करिए सुप्रीम कोर्ट जहाँ जहाँ पर है। देखिए नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है इनकी, लेकिन ये हटते हैं उसी रीति से जिस रीति से सुप्रीम कोर्ट के मतलब उच्चतम न्यायालय के जजों को हटाया जाता है। एक तरह से महाभियोग वाली प्रक्रिया हो गई। तो संसद के दोनों सदनों के संबोधन पर हटेंगे। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में सीएजी का प्रावधान है, मतलब भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का। इन्हें राष्ट्रपति जो है अपने हस्ताक्षर और मुद्रित सहित अधिपत्र से जो है नियुक्त करते हैं, और इन्हें पद से केवल उसी रीति से हटाया जा सकता है जिस रीति से सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाया जाता है। अनुच्छेद 124(4) के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के जजों को कदाचार के सिद्ध होने या असमर्थता के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश पर संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से, ठीक है, जो संकल्प पारित होगा उन्हीं के आधार पर हटाया जाता है। वैसे ही सीएजी को हटाया जाता है, ठीक है, यानी इम्पीचमेंट। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। भारतीय संविधान का 52वां संशोधन संबंधित है किससे? दल बदल से संबंधित है। तो भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची, जिसे लोकप्रिय रूप से दल बदल विरोधी कानून एंटी डिफेक्शन लॉ कहा जाता है, वर्ष 1985 में 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा लाया गया, और इसका उद्देश्य है राजनीतिक लाभ और पद के लालच में दल बदल करने वाले जनप्रतिनिधियों को अयोग्य करार देना, ताकि संसद की स्थिरता बनी रहे। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? इसका उत्तर तो आपको पता ही होगा, यूएसए के संविधान से ली गई है। तो भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार यानी आपके जो एफआरए फंडामेंटल राइट्स कितने से कितने अनुच्छेद में है? 12 से 35 में है। यूएसए के संविधान से इनको ग्रहण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? विश्राम का अधिकार, प्रसारण का अधिकार, शांतिपूर्ण सभा करने का अधिकार, संस्था या संघ को मान्यता प्राप्त करने का अधिकार। देखिए प्रैक्टिस करते करते पता चल जाता है कि ये किस अनुच्छेद के, ठीक है, लाइनें हैं, किस अनुच्छेद की बात हो रही है। 19 की बात हो रही है। विश्राम का अधिकार, प्रसारण का अधिकार, शांतिपूर्ण सभा करने का अधिकार, संघ बनाने का अधिकार है, लेकिन संघ को मान्यता प्राप्त करने जैसा कोई मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है, गलत है ये वाला, सी वाला। तो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत संघ निर्मित करने की स्वतंत्रता में राजनीतिक दलों, कंपनियों, भागीदारी फर्मों, समाजों, क्लबों, संगठनों, व्यापार संघों या व्यक्तियों का कोई भी निकाय गठित करने का अधिकार सम्मिलित है। इसमें न केवल संघ या संगठन आरंभ करने, बल्कि संघ या संगठन के साथ अपनी संलग्नता जारी करने का भी अधिकार शामिल है, लेकिन इसमें संघ की मान्यता प्राप्त करने जैसा कोई भी मौलिक अधिकार नहीं है, गलत है सी। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, दो स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट है। राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते। राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्यों को मतदान करने का कोई अधिकार नहीं होता, उनको उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान करने का अधिकार होता है। बताइए, देखिए सेकंड वाली लाइन जो है दूसरा स्टेटमेंट कई बार बताया होगा। राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, लोकसभा के और राज्यसभा के, और साथ ही राज्य की विधानसभाओं के, और उसके अलावा दिल्ली और पुदुचेरी के। मनोनीत नहीं भाग लेते, क्योंकि मनोनीत तो खुद ही राष्ट्रपति करते हैं मनोनीत, ठीक है, और मनोनीत जो है उपराष्ट्रपति के चुनाव में करते हैं मतदान, मतलब सभी हो गए। तो दूसरा वाला सही है, पहला इसलिए गलत है क्योंकि राज्यसभा का सभापति तो उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है, तो उपराष्ट्रपति तो उस सदन का सदस्य होता ही नहीं है, उपसभापति लेकिन होता है, ठीक है, तो पहला गलत है क्योंकि दोनों उसने कर दिया ये, तो दूसरा केवल सही है यहाँ पर भी। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 64 के अनुसार भारत का जो उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, लेकिन राज्यसभा का सदस्य नहीं होता वो, जबकि राज्यसभा का जो उपसभापति होता है वो जो है वो व्यक्ति राज्यसभा के सदस्यों में से ही एक चुना जाता है, ठीक है, और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, तथा राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद व राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के सदस्य भाग लेते हैं, मतलब निर्वाचित और मनोनीत दोनों, यानी इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों उपराष्ट्रपति में, और ओनली इलेक्टेड मेंबर राष्ट्रपति के लिए। 10वां प्रश्न है, राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु कितनी है? लोकसभा के लिए अपेक्षित 25 वर्ष है, राज्यसभा का चुनाव के लिए 30 वर्ष है, आपको भारत का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनना है तो 35 वर्ष है। तो राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु 30 वर्ष है, लोकसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की न्यूनतम आयु 35 वर्ष है, पंचायत का चुनाव लड़ना है आपको तो 21 वर्ष है, भारत में मतदान करना है तो 18 वर्ष है।
क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। विवाह कोमा विवाह विच्छेद और गोद लेना संबंधी विवाह और विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत सम्मिलित है, बताइए। संघ सूची का विषय, राज्य सूची का विषय, संवर्ती सूची का विषय, इनमें से कोई नहीं, यानी अवशिष्ट विषय होगा। देखिए इसका उत्तर वही है जो वन का है। वन भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत संवर्ती सूची का विषय है, इसलिए विवाह विच्छेद मतलब उसी की तरह विवाह विच्छेद या विवाह या गोद लेना ये संविधान की 7वीं अनुसूची में संवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, 7वीं अनुसूची संवर्ती सूची। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। पंचायती राज की अनुशंसा निम्नलिखित में से किसने की थी? इसका उत्तर तो आपको पता ही होगा, बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, और बी.आर. मेहता के नाम से ही पूछा जा सकता है, तो याद रखना बी.आर. मेहता बलवंत राय मेहता एक ही बात है। और ये इस वर्ष भी याद रखिए 1957 में। तो पंचायती राज की अनुशंसा बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट 1957 ने की थी। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। मौलिक अधिकारों की अवहेलना करने वालों को दंड देने की व्यवस्था है? दंड देने की व्यवस्था नहीं है। कुछ विशेष मामलों में दंड देने की व्यवस्था है, अधिनियम बनाकर दंड देने की व्यवस्था है। मौलिक अधिकार की बात हो रही है, मूल कर्तव्य नहीं। तो दंड देने की व्यवस्था नहीं है, ना मूल अधिकार में, ना राज्य के नीति निषेध सिद्धांत में, मूल कर्तव्यों में है। तो मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वालों को जो है दंड देने की व्यवस्था नहीं है, अर्थात मौलिक कर्तव्यों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। किंतु इसके विपरीत अगर देखें तो मूल अधिकारों की अवहेलना करने वालों के लिए दंड का प्रावधान है और मौलिक अधिकारों को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। नंबर 14 पर आ जाइए। किसी अपराध के लिए अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ऐसा लिखा है? देखिए इनमें से किसी एक में होगा, अनुच्छेद 20 में है। तो किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 में यह प्रावधान है। नंबर 15 पर आ जाइए। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक हुई थी, बताइए। सबसे पहली प्रथम बैठक किसके लिए हुई थी? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त प्रथम बैठक दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में हुई थी। ठीक है, तो भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में हुई थी। यहाँ बात हो रही है संयुक्त अधिवेशन की या संयुक्त बैठक की। तो लोकसभा और राज्यसभा की होती है ये संयुक्त बैठक, और इस बैठक को कौन बुलाता है, कौन आहूत करता है, इस तरह से ये प्रश्न पूछा जाता है। तो कौन आहूत करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। और जब ये बैठक आ जाती है, लोकसभा के सदस्य भी राज्यसभा के सदस्य भी, तो इस बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो वो लोकसभा का स्पीकर करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अच्छा, इस बैठक में जो निर्णय लिए जाते हैं वो कैसे, विशेष बहुमत से लिए जाते हैं या साधारण बहुमत से लिए जाते हैं? तो साधारण बहुमत से लिए जाते हैं, सिंपल मेजॉरिटी से लिए जाते हैं। और ये दोनों सदनों की ये संयुक्त बैठक राष्ट्रपति आहूत करते हैं, बुलाते हैं। ये किस विधेयक के मामले में बुलाते हैं? धन विधेयक के मामले में, साधारण विधेयक के मामले में, या संविधान संशोधन विधेयक के मामले में? देखिए धन विधेयक के मामले में तो अंतिम अधिकार लोकसभा के पास है, राज्यसभा भी विधेयक को रोकेगी तो केवल 14 दिन के लिए रोकेगी। विशेष बहुमत के लिए ये संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती, केवल और केवल साधारण विधेयक के लिए बुलाई जाती है। ठीक है, साधारण विधेयक के लिए और साधारण बहुमत से जो है इसका फैसला लिया जाता है। ये इतनी चीज़ें हैं संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से रिलेटेड जो पूछ ली जाती हैं एग्जाम में और पूछते आए हैं। चलिए, तो ये 15 प्रश्न थे पॉलिटी के, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।